Good morning, one and all. How are you? Welcome in my class again. And today we are going to discuss on the topic of the इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें हम लोग आज किन किन कंटेंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो इन टुडे लेक्चर आई विल इंक्लूड द IMF ओवरव्यू, IMF के बारे में एक दृष्टिकोण, देन वाई IMF कैम इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों आया, IMF एंड देयर फैक्ट्स, इसके कुछ प्रमुख तथ्य, IMF एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF के उद्देश्य, और ऑपरेशन और द फंक्शंस ऑफ द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य या मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, और SDR एंड द फाइनेंस विधेयक बात करेंगे जिसमें कोटा और गोल्ड इस पे डिस्कशन होगा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे IMF एंड द इंडिया, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट कंटेंट से। तो जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है जिसको मैंने लिया हुआ है वो है आपका IMF देयर ओवरव्यू, IMF और इसके बारे में दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि IMF है क्या। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स प्लेस पे, जहाँ पे 1944 में दो ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश करने की बात कही गई, दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं की स्थापना की बात कही गई या उनका निर्णय लिया गया इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। एक जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए यहाँ पर सहमति बनी तो उसमें एक रहा IMF और दूसरा रहा वर्ल्ड बैंक। तो ये दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करने का डिसीज़न लिया गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। तो हम लोग उसी के एक पार्ट को आज पढ़ रहे हैं जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ल्ड बैंक पे डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग IMF के बारे में बात करें कि IMF है क्या। तो यहाँ पे IMF है क्या, तो ये नाम के हिसाब से एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसका काम क्या है और ये क्यों आया। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 189 कंट्रीज़। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, सदस्य देश हैं, ये 189 हैं या 189 देश इसके सदस्य हैं। और इनका जो बेसिकली रीज़न है IMF का एग्जिस्टेंस का, इसके अस्तित्व में आने का, तो वो है 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया। 1930 में जब वर्ल्ड में या कहीं ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी मंदी देखी गई, तो उस मंदी काल का असर बहुत लंबे समय तक था। तो उसमें एशियन कंट्रीज़ थीं और भी यूरोपियन कंट्रीज़ थीं, एशियाई देश और यूरोपियन देश ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगे। क्योंकि जब आपका ये मंदी काल आता है या आप इसको कहिए जब हम रिसेशन टाइम से गुजरते हैं, तो इस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में जो इकोनॉमीज़ होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। रोज़गार की कमी हो जाती है, उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ताला लग जाता है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती हैं, प्राइसेस की तो बात बाद में आती है। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों के कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हाई लेवल का होता है, या ये कहा जाए कि वित्तीय समस्याएं या वित्तीय जो कमी होती है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होती है। तो यहाँ पे जो IMF के आने के पीछे कारण था वो यही था कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो 1930 में मंदी काल देखा गया, इस मंदी काल के बाद महसूस किया गया कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो
इंटरनेशनल लेवल पर काम करे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करे। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था थी, उसी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। और 1930 के डिप्रेशन की वजह से 1930 में जो मंदी काल आया, उसको देखते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या उत्पन्न हुई। जो द प्रॉब्लम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ अराइज्ड फ्रॉम आफ्टर द 1930s। 1930 के बाद जब डिप्रेशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस होने लगा, या ये कहा जाए जो कंट्रीज़ के ऊपर इसका असर देखने को मिला, उनके पास पेमेंट के मोड्स नहीं थे, वो भुगतान नहीं कर पा रहे थे अन्य देशों को। तो इंपोर्ट करने के बदले में यदि पेमेंट करना है, ऑब्वियसली ये चीज़ होती है, यदि हम आयात कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में भुगतान करना होगा। हम वस्तुओं को या गुड्स को या सर्विसेज को, किसी भी तरह की चीज़ों को यदि हम अन्य देशों से, अदर कंट्रीज़ से अपने नेशन में मंगा रहे हैं तो उसके बदले में पेमेंट करना होगा। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई कंट्री सफ़र कर रही है, वहाँ पर ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो पेमेंट कैसा होगा। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस की गई, और यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF के नाम से सामने आया। अब यहाँ बात आती है कि IMF, मैंने कहा ना, IMF जो था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफरेंसेस आने लगे, जो हाई डिफरेंस आने लगा, जो कंट्रीज़ के ऊपर डिप्रेशन का असर पड़ा, अवसाद काल का जो असर था, उसके कारण उनका जो भुगतान संतुलन था या बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया, या ये कहा जाए कि वो भुगतान नहीं कर पा रहे थे। तो IMF एक ऐसी संस्था सामने आई जिसमें अलग अलग देशों ने अपनी मेंबरशिप के थ्रू कंट्रीब्यूट किया। जैसे इसका हम लोग एग्जांपल लें, जापान के साथ में ट्रेड कर रहा है और जापान से इंपोर्ट कर रहा है, तो जापान को वो जापान की करेंसी में पेमेंट करेगा, येन में उसका पेमेंट करेगा। लेकिन यदि इंडिया के पास रुपीज़ है, हम जैसे सोच रहे होंगे कि इसमें तो हम लोग इशू ऑफ मनी कर सकते हैं या इश्यूज़ ऑफ नोट कर सकते हैं, रिज़र्व बैंक नोट छाप सकती है और पेमेंट किए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम अदर नेशंस के साथ में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसकी ओन करेंसी में, उसकी अपनी घरेलू मुद्रा में हमको भुगतान करना होता है, उसकी डोमेस्टिक करेंसी में। तो मैंने कहा यदि हम जापान से ट्रेड कर रहे हैं तो जापान को जो भी भुगतान होगा वो येन में होगा, क्योंकि येन जापान की डोमेस्टिक करेंसी है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास, यदि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या मंदी काल से गुजर रहे हैं, तो हमारे पास येन नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में IMF एक ऐसी संस्था है जहां पर मैंने कहा इट इज़ IMF में 189 कंट्रीज़ हैं। 189 कंट्रीज़ का मतलब हुआ कि 189 देश IMF में अपनी अपनी करेंसी को कंट्रीब्यूट करते होंगे। इसको अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों करते होंगे। तो मेंबर बनने के लिए या जिस तरह से हम लोग किसी भी क्लब में या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में या किसी मैनेजमेंट में यदि पार्ट लेना चाहते हैं या उसमें मेंबर बनना चाहते हैं, तो वी हैव टू पे सम अमाउंट फॉर द मेंबरशिप। हम लोगों को वहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है। तो उसी तरह से IMF में यदि मेंबरशिप किसी कंट्री को लेना है तो उसको अपनी करेंसी में कंट्रीब्यूशन करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोटा। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कोटा। तो उस कोटा में दो तरह से पेमेंट किए जाते हैं। एक तो जो कंट्री मेंबरशिप लेना चाहती है, सदस्यता लेना चाहती है, वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट करेगी कुछ पोर्शन कोटा का, और कुछ पोर्शन या तो वो गोल्ड में कर सकती है या फिर डॉलर में भी कर सकती है, जो उसके पास अवेलेबल हो। तो ये जो कोटा है, यही इसको मिलाते मिलाते ही IMF का फंड क्रिएट होता है, IMF का कोष बनता है, और इसी कोष में से, इसी फंड में से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंबर कंट्रीज़ की फाइनेंशियल हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि IMF के फॉर्मेशन के पीछे, इसके क्रिएशन के पीछे मोटिव था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आए हुए इम्बैलेंस को हटाना या
मेंबर कंट्रीज़ जो जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वित्तीय समस्या से गुजर रहे हैं, जहाँ पर उनका भुगतान संतुलन बिगड़ चुका है, भुगतान ज़्यादा करना है, पेमेंट्स ज़्यादा करने हैं, लेकिन उनके पास उस कंट्री की करेंसी नहीं है, तो वहाँ पे आईएमएफ उनको फाइनेंशियली असिस्ट करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये किसका ओवरव्यू मैंने इसलिए यहाँ बताया कि आप कंफ्यूज ना हो कि जब ऑलरेडी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं तो आईएमएफ की क्या ज़रूरत थी। तो आईएमएफ की ज़रूरत सिर्फ इसलिए हुई कि 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जब बड़े स्तर पर मंदी को देखा गया, तो उससे यूरोपियन नेशंस और एशियाई जो देश है वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए। तो इनके यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इम्बैलेंस हुआ, असंतुलित हुआ, और ये आयात जब कर रहे थे अन्य देशों से, क्योंकि इनके यहाँ तो आप जैसे देख रहे हैं कि करंट टाइम में भी यदि डिप्रेशन चल रहा है तो हम कह रहे हैं कि छटनी हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, या फिर ये भी हम लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे ताला लग रहा है। उसके पीछे रीज़न होता है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होंगी तो ये सारी चीज़ें मार्केट से धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और जब हम फिर से इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, फिर से हम जब इसको चालू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है अपने कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम होता है, घरेलू उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड टू क्रिएशन ऑफ द आईएमएफ के निर्माण के पीछे, या इसको इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश करने के पीछे सबसे प्रमुख कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन था। हम लोग आगे बात करते हैं ओवरव्यू में कि क्या है इसका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग टू फैसिलिटेट किस तरह की चीज़ों के लिए काम करता है। ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, ये विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग देना, या ये कहिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना। किस तरह से इंटरनेशनल कॉपरेशन करता है, मॉनेटरी कॉपरेशन करता है। दो नेशंस जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए डोमेस्टिक करेंसी का अरेंजमेंट करना। मैं बार बार कह रही, यदि भारत जापान से ट्रेड कर रहा है, या भारत अमेरिका के साथ में ट्रेड कर रहा है, या भारत आपका रशिया के साथ में ट्रेड कर रहा है, तो भारत की जिम्मेदारी होगी कि रशिया को वहाँ की करेंसी में पेमेंट करेगा, अमेरिका को डॉलर में करेगा, जापान को येन में करेगा, लेकिन रुपीज़ में वो पेमेंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस कंट्री के लिए रुपए की कीमत वो नहीं होगी जो येन की होगी। तो यहाँ पर मैंने इंडियन कंस्ट्रक्ट में एग्जांपल लेकर बताया, इसको आप ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला हो गया ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन। दूसरा है सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। वित्तीय स्थिरता कैसे बनेगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट हर देश का सही रहे, जितने ड्यूज़ हैं उसको पेमेंट किया जा सके, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प करना। तो यदि ये सारी चीज़ें आईएमएफ के थ्रू होगी तो वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट रहेगा, जो भुगतान संतुलन रहेगा, वो आपका बराबर रहेगा। इसको मैं एक बार और से बताऊंगी कि आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करिएगा। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सरप्लस कब होता है और डेफिसिट कब होता है। डेफिसिट तब होता है जब आप आयात ज़्यादा कर लेते हैं और निर्यात कम करते हैं, मतलब आपके ड्यूज़ ज़्यादा हैं और आपकी रिसीविंग्स कम हैं, ठीक है। और सरप्लस कब होता है? जब आप उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट आप कम करते हैं। आप निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, तो सरप्लस बनता है। तो यहाँ पर एक कंट्री, एक सिचुएशन में हम इम्बैलेंस की कंडीशन में है, और दूसरी जो सिचुएशन है जहाँ पे हम सरप्लस में चल रहे हैं, तो अदर नेशन डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो दोनों नेशंस के बीच में जो कॉपरेशन होगा, मॉनेटरी कॉपरेशन होगा या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, उस वित्तीय स्थिरता या उस मौद्रिक सहयोग को आईएमएफ क्रिएट करता है या आईएमएफ उसमें हेल्प करता है। देन फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ये कहा जाए फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग के लिए भी आईएमएफ
काम करता है। अभी हमने कहा कि कैसे, अब ट्रेड से इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो तो WTO का एक फंक्शन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से जोड़ कर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, वहाँ दो देशों के बीच में, जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में मॉनेटरी कोऑपरेशन को बनाना, उनके पेमेंट्स की व्यवस्था करना, करेंसीज़ का अरेंजमेंट करना, जिसको आप बोलते हैं घरेलू मुद्रा की व्यवस्था करना, ये IMF का काम है। देन प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज, इनकी मेंबर कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर रहें। किस तरह से, यदि इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस्ड रहेगा, या ये कहा जाए इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो देशों के बीच में होता रहेगा, तो सभी देशों में तकरीबन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। और इसकी वजह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, या इसको कहिए आर्थिक वृद्धि, सतत आर्थिक वृद्धि, सतत का मतलब हम उस डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस ग्रोथ की बात करते हैं जो ब्रेक ना हो, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस लगातार चलता रहे, ये जो चेन है डेवलपमेंट की या ग्रोथ की, ये टूटे नहीं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, लगातार चलने वाली आर्थिक वृद्धि। एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, और इनडायरेक्टली IMF का काम भी ये होता है कि वो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर गरीबी को भी कम करने में सहयोग करता है। देन अनदर थिंग्स हियर कि IMF को दमकल से कंपेयर किया जाता है। दमकल का मतलब होता है फायर ब्रिगेड, तो फायर ब्रिगेड से क्यों किया जाता है, तो दमकल की या फायर ब्रिगेड का जो कैरेक्टर होता है कि एट द टाइम यदि कहीं पर कोई बर्निंग इश्यूज़ है या कहीं पर कोई अप्रिय घटना हो रही है तो जलने के कारण, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड इमीडिएट पहुंचते हैं और उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक इसी तरह से IMF भी करता है कि जहां पर जिस कंट्रीज़ में फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो रहा है या फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, वित्तीय समस्याओं से यदि कोई देश जूझ रहा है, वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं है, भुगतान असंतुलन की स्थिति आ चुकी है, तो वहाँ पर इमीडिएटली या ये कहा जाए तत्काल फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंस का अरेंजमेंट IMF करता है इमीडिएटली। मतलब आपने डिमांड किया मेंबर कंट्रीज़ ने, तो उसका इमीडिएट अरेंजमेंट करता है IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ पूछी भी जाती है कि ये क्यों एज अ फायर ब्रिगेड इसको ट्रीट किया जाता है। तो जो भी तत्कालीन समस्याएं होती हैं जिसको हमें तुरंत जिसका हमें सल्यूशन चाहिए, जिसकी रेमेडीज़ चाहिए, तो उस रेमेडीज़ का या एज अ रेमेडीज़ ये फाइनेंशियल असिस्ट करता है IMF। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात आती है कि ये किस तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है, तो IMF प्रोवाइड्स द शॉर्ट टर्म लोन, ये अल्पकालीन अवधि के ऋण देता है। अल्पकालीन अवधि के ऋण का मतलब यदि इमीडिएटली ये फाइनेंस अरेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी जो ऋण की अवधि होगी वो अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म होती है। तो ये IMF की हम लोगों ने बात कही। आगे हम लोग कंटिन्यू करें तो इट इज़ क्रिएटेड इन द 1945 में ये क्रिएट हुआ या बनकर सामने आया या इसका फट हुआ। इन्होंने अपने कार्य का संचालन 1945 में शुरू किया, जबकि इसकी स्थापना की बात 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में की गई थी। देन इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, जिनेवा में है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC जिनेवा में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें हमने कहा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की मेंबरशिप है, तो द टोटल नंबर ऑफ़ द मेंबर कंट्रीज़ इज़ द 189। 189 देश इसके सदस्य देश हैं। एक चीज़ और भी यहाँ कहना चाहूँगी कि IMF में जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं उतनी मेंबर कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक में भी होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लेने के लिए ये कंपल्सन होता है कि उसे IMF का मेंबर होना चाहिए, या IMF की मेंबरशिप के बाद ही कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक में मेंबरशिप ले सकती है। तो ये कंपल्सन ध्यान में रखिएगा कि बिना IMF की मेंबरशिप के वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। दैट इज़ द वन रिमार्केबल पॉइंट हियर। यहाँ पे
हम लोगों ने यही बात कही हुई है कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या करता है। तो लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्ट करता है, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देना, ये सब IMF का काम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाई IMF वॉज क्रिएटेड। तो मैंने कहा कि 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद एशियन नेशंस और यूरोपियन नेशंस जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, जो वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, तो या बैलेंस ऑफ पेमेंट इनके यहाँ इम्बैलेंस हो चुका था, असंतुलन की स्थिति में आ चुके थे। इनके पास पेमेंट ज़्यादा थे, रिसीप्ट्स कम थी, ज़्यादा भुगतान करना था अन्य देशों को करना था, जबकि इनके पास आगम के स्तर या आगम के स्रोत कम थे, रेवेन्यू के सोर्सेस कम थे। तो वहाँ पर IMF को क्रिएट करना ज़रूरी समझा गया, क्योंकि कोई भी नेशन अदर नेशन से यदि इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो अदर नेशन की करेंसी में ही पेमेंट करेगा, वो अन्य देश की घरेलू मुद्रा में ही भुगतान करेगा, अपनी घरेलू मुद्रा में भुगतान नहीं करेगा। तो इसको देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर IMF की स्थापना की गई, उसको इस्टेब्लिश किया गया, ताकि इमीडिएट जो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं उस फंड की रिक्वायरमेंट को IMF के थ्रू पूरा किया जा सके। दैट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द IMF। देन टोटल नंबर ऑफ द मेंबरशिप इज़ द 189। हम लोगों ने हेडक्वार्टर की भी बात कर ली है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर्स होते हैं, और ये जो 24 डायरेक्टर्स, 24 जो इनके निदेशक होते हैं, इनकी एग्जीक्यूटिव या कार्यकारिणी समिति में या कार्यकारिणी परिषद में, इसमें ये 24 जो डायरेक्टर्स होते हैं, 24 डायरेक्टर, ये अलग अलग नेशंस का, अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें टोटल स्टाफ तकरीबन 2700 है। ये इसके फैक्ट्स हैं कि कितना बोरोइंग्स इसने दिया, टोटल इसके कितने कोटा हैं। तो टोटल कोटा SDR में 477 बिलियन है। SDR की हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे लार्जेस्ट जो बोरोवर्स कंट्रीज़ हैं, सबसे बड़ी उधार लेने वाली जो देश हैं, वो अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और इजिप्ट हैं। और लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स हैं मैक्सिको, कोलंबिया एंड द मोरक्को। ये उसके बाद हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इनके और भी क्या फैक्ट्स हैं। तो बताया हम लोगों ने, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मौद्रिक सहयोग। देन फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, भुगतान संतुलन के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना, वित्तीय व्यवस्था करना, एक्सचेंज स्टेबिलिटी को बनाए के रखना, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। विनिमय दर क्या है? जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रांजैक्शन जब करती हैं, सौदे करती हैं, तो वहाँ पर जो करेंसी होती है वो अपने देश की मुद्रा, ये दूसरे देश की मुद्रा में ये एक दूसरे में भुगतान करते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि किसी करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो, किसी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाए। तो ऐसे में जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, आयात कर रही है, उसको ज़्यादा भुगतान करना पड़ जाएगा यदि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़, इस एक्सचेंज स्टेबिलिटी को बनाने के लिए भी IMF काम करता है। और भी इसके जो फंक्शंस हैं हम लोगों ने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, भुगतान संतुलन में जो समस्याएं आती हैं, इनको भी ये रिमूव करता है या दूर करता है। देन हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिटेल्स की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सभी नेशंस इसमें शामिल होते हैं। 189 कंट्रीज़ हैं, 189 देश हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 3 टायर्ड सिस्टम ऑफ द फंक्शनिंग होता है। 3 स्तरीय इनका वाली होती है, वो त्रिस्तरीय होती है। पहले में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे में आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारिणी इनकी परिषद, और तीसरा आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द 5 ईयर। ये 5 सालों के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, और कैन बी रीअपॉइंटेड, ज़रूरत पड़ने पर इसको अगले 5 सालों के लिए फिर आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। या ये कहा जाए कि इसको एक बार जो इलेक्ट हो चुका है वो फिर से री इलेक्ट हो सकता है, फिर से उसको पुनर्चयनित करके अगले कुछ सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए फिर से
मैनेजिंग डायरेक्टर या इसको कहा जाए प्रबंध निदेशक बनाया जा सकता है। तो रिसेंटली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शी इज़ द मिस क्रिस्टैलिना जिर्जोविया, बुल्गारिया की हैं, इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फ्रॉम द अक्टूबर 1, 2019। 1 अक्टूबर 2019 से ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के फॉर्म में काम कर रही हैं और इसके पहले ये वर्ल्ड बैंक में एज अ CEO जनवरी 2017, जनवरी 2017 टू सितंबर 2019 तक ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो कंपटीशन में भी या ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चंस को अराइज किया जा सकता है। हु इज़ द रिसेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है, कितने सालों के लिए है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, एक्सचेंज स्टेबिलिटी, एक्सचेंज अरेंजमेंट, फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने बात कही, इसको अभी हम लोग फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, उसके बाद एक्सचेंज स्टेबिलिटी, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, एक्सचेंज अरेंजमेंट करना, मतलब जो जिन मुद्रा में या जिस करेंसी में ट्रेड होने वाले हैं उन देशों के लिए उस करेंसी का इंतज़ाम करना या व्यवस्था करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट पे काम करना, या ये कहा जाए आर्थिक वृद्धि की अवधारणा पे काम करना, जिससे इसके मेंबर कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक टारगेट है वर्ल्ड लेवल पर उसको पूरा किया जा सके। हाई लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ट्रेड के थ्रू और फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने की बात पर फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस, यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ रहे हैं या वित्तीय अस्थिरता आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल क्राइसिस में ये इमीडिएटली शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्ट करते हैं, लघु अवधि के ऋण प्रदान करते हैं। तो ये IMF का ऑब्जेक्टिव है। देन ऑपरेशन सिस्टम क्या है, क्या क्या ये काम करता है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉनिटरिंग इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड द पॉलिसीज़, ये नीतियों पर और वित्तीय विकास से संबंधित योजनाओं पर को मॉनिटर करता है, उनका निरीक्षण करता है, और यदि उन्हें लगता है कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उनके लिए एडवाइस भी करता है कि हाउ कैन इम्प्रूव इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इन द फाइनेंशियल which type of the measures can adopt by the member countries। फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सुझाव जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं ये अपना सकते हैं, और किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाया जाए, आर्थिक नीतियों को बनाया जाए कि आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर सकें। लैंडिंग टू मेंबर कंट्रीज़ विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, यदि भुगतान असंतुलन की स्थिति है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से कोई भी नेशन गुजर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उसको एज अ लेंडर लोन प्रोवाइड करना ऋणदाता के तौर पे काम करता है। देन सपोर्टिंग एडजस्टमेंट, समायोजन का भी काम करता है। किस तरह का समायोजन, इस पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। तो सपोर्टिंग एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि यदि दो देश या दो कंट्रीज़ नेशंस ट्रेड कर रहे हैं और इम्बैलेंस आ रहा है, तो वहाँ पर ये देखती है कि कितना लेना है और कितना दे रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको ये एडजस्ट कर सकती है। किस फॉर्म में एडजस्ट कर सकती है, तो जैसे इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हुआ, आयात हमने ज़्यादा किया, निर्यात कम करना है, और अन्य देश ने जिसके साथ में हम ट्रेड कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है, तो वहाँ पर बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको देखते हुए उसका एडजस्टमेंट या उसका समायोजन IMF करा सकती है या करती है। उसके बाद प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़ विद टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करती है, प्रशिक्षण देती है, तकनीकी सहायता देती है। इन इट्स एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टाइज, जिस क्षेत्र में ये विशेषज्ञ हैं उन क्षेत्रों में उनको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने का भी काम या उसकी व्यवस्था का भी काम
IMF करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बैलेंस ऑफ द पेमेंट की कंडीशन, और ट्रेनिंग अरेंजमेंट करती है, टेक्निकल असिस्टेंट करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉनिटर करती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को IMF मॉनिटर करती है। ये मैं कंक्लूज़न आपको बता रही हूँ। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट से। तो स्पेशल ड्राइंग राइट को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ द IMF की। जब IMF बना तो IMF के पास उसका आर्थिक साधन क्या था, आखिर वो किस तरह से अपने लिए फाइनेंशियल रिसोर्स को अर्न करती थी, या किस तरह से अपने इकोनॉमिक सोर्सेज को उसने कहाँ से लिया होगा, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे होते हैं कोटा कि IMF में मेंबरशिप लेनी है, जो सदस्य देश इसका देश इसका सदस्य बनना चाहता है उसे इसके कोटा को लेना होता है। इट मीन्स सब्सक्राइब करना होता है। कितना? 75% इन ओन करेंसी एंड द 25% इन गोल्ड और द डॉलर। ये 1976 में जब सोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो SDR के पहले IMF ने जो अपना कोटा डिसाइड किया था, उस कोटा में 75%, 75% वो कंट्री जो मेंबर बनना चाहती है उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी का 75 अपनी ओन करेंसी में 75% देना होता था, 75% अपनी घरेलू मुद्रा में भुगतान करना होता था, और 25% जो बचता था 100% में से उसका 25% या तो गोल्ड में दे सकती थी या फिर डॉलर में पेमेंट करती थी। तभी ये कंट्री, ये देश IMF की मेंबर बन सकती थी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए, और SDR को इंट्रोड्यूस किया गया 1971 में। 1971 में रीज़न क्या था? तो ये बात थी कि जो डॉलर था उसमें इंटरनेशनल लेवल पर डीवैल्यूएशन होने के कारण, उसका अवमूल्यन होने के कारण, अवमूल्यन का मतलब जिसने अपनी इंटरनल वैल्यू को कांस्टेंट रखा और उसकी इंटरनेशनल वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी मुद्रा की कीमत को कम कर दिया और अपनी उसकी आंतरिक कीमत को बनाए रखा। तो वहाँ पर डॉलर के प्रति लोगों का जो विश्वास था मेंबर कंट्रीज़ का, वो धीरे धीरे कम हुआ, ट्रस्ट कम हुआ, क्योंकि डॉलर इम्बैलेंस हो रहा था, कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था। तो उसके डीवैल्यूएशन के कारण देखा गया कि हिसाब किताब में, या ये कहा जाए कि इनका जो हिसाब रखने की जो करेंसी थी उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। तो उसको देखते हुए डॉलर को हटाकर एक नई पॉलिसी को अपनाया गया कि भाई डॉलर में तो डीवैल्यूएशन हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी वैल्यू कम हो रही थी। 1971 की पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो SDR को तो ये माना गया कि कोई एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसमें सबका विश्वास हो। तो ये सबका विश्वास किसी एक करेंसी में नहीं हो सकता था, तो वहाँ पे एक नया टर्म इस्तेमाल किया गया जिसको कहा गया स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार। तो ये जो SDR है ये आपकी नई हिसाबी मुद्रा है। इट इज़ अकाउंटिंग करेंसी ऑफ द IMF अपना जितना हिसाब किताब रखता है वो इसी SDR में रखता है। ठीक है, कि कितना देना है, कितना लेना है, कितना आया, कितना गया, जितना भी अकाउंटिंग सिस्टम होगा वो इसी SDR में होगा। इज़ दैट क्लियर? तो SDR को हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेपर गोल्ड। तो ऐसी कंडीशन में देखा गया कि 1 जनवरी 1981 से SDR में सिर्फ डॉलर को इंक्लूड नहीं किया गया, SDR में और भी मेंबर कंट्रीज़ की करेंसी को इंक्लूड किया गया। तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। तो ये जो कंट्रीज़ की करेंसी को SDR में इंक्लूड किया गया, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि मेंबर कंट्रीज़ तो 189 हैं, सबकी किसी अदर कंट्री की करेंसी को हम लोग SDR में इंक्लूड कर सकते थे। तो हियर द मेन रीज़न behind the selection of the nation's currency is the highly involved countries in trade। वो देश जो बहुत बड़े
बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं, तो उसमें आपका अमेरिका हो गया, यूरोपियंस नेशंस हो गए, और येन हो गया मतलब जापान हो गया, पाउंड आपका ब्रिटिश, देन युआन चाइना। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत हाई लेवल पे ट्रेड करते हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर इनका ट्रेड चलता है या व्यापार चलता है अन्य देशों के साथ। तो इसलिए ये 5 करेंसी को इंक्लूड किया गया है एसडीआर में। एक एसडीआर में ये 5 देशों की करेंसी इंक्लूड होती है। तो इसको, ये जो 5 नेशंस की करेंसी इंक्लूड की गई, इसको हम लोग बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसी या मुद्राओं की पिटारी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेशल ड्राइंग राइट के बाद कोटा पे, फाइनेंस या फिर कोटा पे। अभी मैंने बताया कि यदि आईएमएफ की मेंबरशिप लेनी है तो इसके कोटा, इसमें जो कोटा डिसाइड किया गया है उसको लेना ज़रूरी होगा। तो उसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं, 75%, 25%। बाद में ये कोटा डिसाइड कैसे होता है, तो कोटाज ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द साइज़ ऑफ ईच मेंबर इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी का साइज़ ज़्यादा होगा, साइज़ का मतलब जहाँ पे जिस लेवल का ट्रेड हो रहा होगा, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कोटाज ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ ईच मेंबर इकोनॉमी, द लार्जर अ कंट्री इकोनॉमी इन टर्म ऑफ आउटपुट एंड द लार्जर एंड मोर वेरिएबल इट्स ट्रेड। जहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है, तो ये जो कोटा होता है ये उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट, या साइज़ ऑफ इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती हैं कोटा को। तो जो कंट्री ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी आगे रहेगी, जिनका आउटपुट ट्रेड सबसे ज़्यादा कर रहे होंगे, द लार्जर इट्स कोटास टेंड्स टू बी, वहाँ पर इनको अधिक मात्रा में कोटा मिल सकता है, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ मच कंट्रीज़ कैन बोरो फ्रॉम द आईएमएफ। आईएमएफ में से कौन सी कंट्री कितना उधार ले सकती है, इस पॉलिसी को डिसाइड करने में भी, इसका निर्धारण करने में भी ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये सबसे ज़्यादा अपना रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उन डिसीजंस में कि किस कंट्री को कितना, कौन सी कंट्री कितना बोरो कर सकती है, कितना उधार आईएमएफ से ले सकती है। द पॉलिसीज़ आर डिटरमाइंड। तो सीधी बात है, इनका यदि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यदि इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनकी यदि इनके यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ये सारी पॉलिसीज़ जो होती होंगी ये वहीं पर डिसाइड होती होंगी, बनाई जाती होंगी। तो इन देयर हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी में जो आईएमएफ का मुख्यालय है, वहाँ पर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीट्स 3 टाइम्स इन अ वीक। एक वीक में 3 टाइम्स मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, 3 बार, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द बोर्ड हैज़ वोटिंग सिस्टम। इन बोर्ड में के पास अपना मतदान का अधिकार होता है, और ये बोर्ड में जो अधिकार होता है ये मेंबर कंट्री के कोटा पे डिपेंड करता है कि किस नेशन के पास आईएमएफ का कोटा ज़्यादा है, या आईएमएफ के कोटा को किस मेंबर कंट्रीज़ ने कितने पोर्शन में ख़रीदा है, या कितना शेयर्स उसके पास में आईएमएफ का है, ये वोटिंग राइट उस पर डिपेंड करता है। द लार्जर द इकॉनमी द मोर वोटिंग पावर्स। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके पास ज़्यादा मतदान अधिकार होते हैं, बट मोस्ट डिसीजन आर बेस्ड ऑन द, कहा जाए कि म्यूचुअल कंसेंट, इसको हम लोग कहें कि मोस्ट डिसीजन आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं, या अधिकतर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो म्यूचुअल या आम सहमति से लिए जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ठीक है कि वोटिंग राइट, जो इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी, उसके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन आम सम्मति से भी यहाँ पे या आम सहमति से भी निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे जो चार्ट है वो कह रहा है मेंबर्स विद द 10 लार्जेस्ट कोटा। यहाँ पे 10 वो देशों को मैंने ग्राफ में बताया है जिनके पास आईएमएफ का सबसे ज़्यादा कोटा है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स 17.6 और रशिया 2.8, इसके बीच में और भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो 10 हैं। उसमें जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली,
सऊदी अरबिया, कनाडा, चाइना भी इसमें अब इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बास्केट ऑफ करेंसी में चाइना की जो युआन है वो इंक्लूड हो चुकी है। इसका मतलब है कि चाइना ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आगे है। फैंड द इंडिया, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानेंगे। तो इनिशियल स्टेज में जब 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, उस समय भारत भी वहाँ पे मौजूद था, उस डिसीज़न में भारत भी था। तो डेट ऑफ मेंबरशिप इसकी दिसंबर 27 1945, 27 दिसंबर 1945। और भारत की यदि बात किया जाए तो 1981-82 में एक्सटेंड फंड फैसिलिटी, द लार्जेस्ट अरेंजमेंट इन IMF हिस्ट्री एट द टाइम, वो था आपका 3.9 बिलियन अंडर एंड एक्सटेंड फंड फैसिलिटी इंडिया बोरोड। भारत ने 81-82 में जो बोरो किया उसमें SDR का 3.9 बिलियन था। इंडिया गेट्स मोर वोटिंग राइट्स इन IMF रिफॉर्म। IMF का जो नया रिफॉर्म हुआ है, जो सुधार हुए हैं, हिसाब से यदि हम लोग कहा जाए तो इंडियन कंस्ट्रक्ट में सबसे अच्छी जो चीज़ है, इंडियन बॉर्न हार्वर्ड प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ज्वाइन IMF एज फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट। IMF में जो पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट या मुख्य आर्थिक विश्लेषक नियुक्त हुई हैं, वो हैं गीता गोपीनाथ, प्रोफेसर गीता गोपीनाथ। वो भारतीय मूल की हैं। तो पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने IMF और उसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखा करना। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.